लोकसभा चुनाव को लेकर हर दल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाई हुई है। पहले पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने चलाई थी। अब उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी को कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो प्रवेश करेगी। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो प्रदेश सचिव हैं अब्दुल्ला आरिफ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर इनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले तो आपका खुदी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरह की तैयारी कांग्रेस की है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया चल रही है। गठबंधन में समाजवादी पार्टी है और चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी है और मजबूती के साथ चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा हमारी चंदौली में एंट्री होगी उत्तर प्रदेश से। उसके बाद वाराणसी में विश्राम करेंगे और वाराणसी से फिर हम लोग लखनऊ की तरफ कूच करेंगे, कानपुर की तरफ निकलेंगे। उसके बाद फिर वो यहाँ से प्रवेश करने के बाद, यात्रा चलने के बाद वो मध्य प्रदेश की तरफ निकल जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की गई राहुल गांधी ने, काफी देश भर में वे घूमे और लोगों को जोड़ने का कार्य किया। लेकिन अब दोबारा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों शुरुआत करने की जरूरत पड़ी कांग्रेस को? नहीं, देखिए, वो एक पार्ट 1 था जिसमें कुछ इलाके रह गए थे, कुछ राज्य रह गए थे, उन्हें राज्यों को भी पूरा करना था। सभी कार्यकर्ताओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की और वहाँ के आवाम की डिमांड थी कि हमारे यहाँ यार भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकली, कृपया करके आप यहाँ भी एक यात्रा निकालिए। तो राहुल जी ने फैसला किया, उनका फैसला था। तो अभी हमने शॉर्ट भी कर दिया, 6 दिन हमने कम भी कर दिया है यात्रा में से, क्योंकि अब आचार संहिता लग जाएगी और 144 भी लागू है। तो इसी वजह से यात्रा में थोड़ा सा संशोधन किया और यात्रा बढ़िया निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सभी राज्यों में लगभग होती हुई है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलने का काम हो रहा है। पहले भी जब यात्रा निकली थी आपको याद हो कि जब यात्रा समाप्त भी नहीं हुई थी तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव थे, वहां पे हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। उसके बाद फिर कर्नाटक में इलेक्शन आए, कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ हमने सरकार बनाने का काम किया। और अब तो 24 का इलेक्शन है, 24 का इलेक्शन मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है, टक्कर देगा और जीतेगा भी। आपने कहा कि एनडीए को, इंडिया गठबंधन है जो टक्कर देगा। आपने कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो उन्होंने लोगों को जोड़ने का कार्य किया और वो समाप्त भी नहीं हुई थी। कर्नाटक में भी चुनाव जीते। लेकिन अगर मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करूं तो कांग्रेस की सरकार पहले वहां थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, लोगों को जुड़ा हुआ आपका कहना है। लेकिन फिर आखिर कांग्रेस के क्या कारण रहे जो उनको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, कर्नाटक, मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान मध्य प्रदेश में हमें सबसे ज्यादा वोट मिला है। वोट परसेंटेज, अगर वोट शेयर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा 10 लाख वोट फालतू मिला है कांग्रेस को, सीटें नहीं आई। लेकिन बट क्या कर सकते हैं इसमें। और जिस तरीके से भाजपा इलेक्शन लड़ती है वो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करती है, हम लोग इससे बचते हैं क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और आज तक कांग्रेस ने कभी भी किसी जात बिरादरी की राजनीति नहीं करी। सभी धर्मों के साथ सम्मान करते हुए, सभी धर्म जातियों का सम्मान करते हुए सबको भागीदारी देने का काम किया। और यही परिणाम है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को बुरी तरह हारी है। आज भाजपा को पूर्ण बहुमत जरूर प्राप्त हो गया है, लेकिन कांग्रेस की आप वोट शेयरिंग देखिए, सीट शेयरिंग देखिए, सब जगह से कांग्रेस परफेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 2024 का इलेक्शन आ रहा है, यही वोट आपको 2024 में पड़ने वाला है। सिर्फ 1 से 2% का ही फर्क रहा है, ज्यादा अंतर नहीं रहा इसमें। लेकिन कोई बात नहीं, अब 2024 का इलेक्शन है, अभी विधानसभा चुनाव गए हैं, अब 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे और उसमें हमें पूरा विश्वास है और देश की जनता भी यही चाहती है, इन राज्यों की जनता भी यही चाहती है। वरना अगर हमसे कोई नाराजगी होती या कांग्रेस के खिलाफ कोई माहौल होता तो हम बुरी तरह चुनाव हारते। हम बुरी तरह चुनाव नहीं हारे, हम नेक टू नेक फाइट पे चुनाव हारे। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट राजस्थान में 500, 400, 1500, 2500 इस मार्जिन से इलेक्शन हारे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल धराशायी हो गए। पब्लिक हमारी तरफ माहौल है, भाजपा की तरफ माहौल था, अब माहौल हमारी तरफ है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी है। जब इंडिया गठबंधन का गठन किया गया तो बहुत सारे दल उसमें मौजूद थे, जिसमें रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी मौजूद थे। वे एनडीए में चले गया तो इसका कितना, क्योंकि पश्चिम यूपी में एक अच्छी पकड़ रखता है, तो कितना नुकसान इंडिया गठबंधन को उसका उठाना? देखिए, लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव सेट है कि जयंत चौधरी जहां गए हैं वहां जाट जाएगा। ऐसा नहीं है। आप माहौल देखिए, गाँवों में जाके, मैं घूमता हूँ सब जगह, जो बीजेपी के खिलाफ वोट था वो जयंत चौधरी को मिलता था। जयंत चौधरी जी को इसलिए मिलता था क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह जी के, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं और उन्होंने अजीत सिंह जी की भी विरासत संभाले हुए हैं। अब ये फैसला जो उन्होंने लिया है जाने का, वो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं नहीं समझता, मेरा अपना जो मत है, जो मेरा अपना पर्सनल
ओपिनियन है वो ये है कि ये फैसला उन्होंने ठीक नहीं लिया, और फ्यूचर की राजनीति को देखते हुए, क्योंकि पहले भी उन्होंने स्वैप किया था कि आप पहले भी चले गए थे, उनके फादर थे वो भी चले गए थे, लेकिन राजनीति हाशिए पर आ गई। क्या जयंत चौधरी मजबूत हो पाएंगे या वे कमजोर हो पाएंगे? देखिए भाजपा ऑलरेडी सत्ता में है, इसमें जयंत चौधरी जी 9 एमएलए लेकर के गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है, हो रहे हैं, और उनको उनके दादाजी को, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है। इस फैसले का तो हम स्वागत करते हैं, ये बहुत अच्छा फैसला है कि उन्हें भारत रत्न दिया गया, वो डिजर्व भी करते थे। लेकिन एक राजनीतिक फैसले की आड़ में आपने भारत रत्न मिला है। अब ये समय क्या था भारत रत्न मिलने का, ये तो आप भी जानते हैं और पब्लिक भी जानती है। अगर उनको भारत रत्न देना होता तो बहुत पहले दे चुके होते। और चौधरी अजीत सिंह जी कांग्रेस की सरकार में 10 साल मंत्री रहे, वो जब भी एक बात मांग रख सकते थे कि भाई चौधरी साहब को जो है भारत रत्न दिया जाए, कांग्रेस के सामने एक बार डिमांड तो रखते, लेकिन रखी या नहीं रखी वो जाने और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जाने। लेकिन हमें नहीं लगता कि चौधरी साहब ने, जयंत चौधरी जी ने ये फैसला सही लिया है। अब फैसला अगर ले भी लिया है तो कमाल की बात यह है कि इनके जो विधायक हैं जो जीते हैं, 9 विधायक इनके जीते हैं, वो एंटी भाजपा वोट प्राप्त हुआ है उन्हें, चाहे वो जाट समाज का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, वो किसी भी अन्य समाज का हो। वो जाहिर सी बात है कि वो एंटी जाट वोट, एंटी बीजेपी वोट था। अब वो एंटी बीजेपी वोट लेकर के वो बीजेपी के अंदर ही चले गए हैं, तो इससे क्या वो लोग बदल जाएंगे उनके जाने से? उनके जाने से वो लोग, वोटर तो नहीं बदलेगा, वोटर की सोच तो नहीं बदलेगी, माहौल तो आगे आगे पता लगेगा। और मैं तो ये सोचता हूं कि जो एमएलए बने हैं वो क्या डिसाइड करेंगे, वो जनता के बीच में कैसे जाएंगे। कोई 12,000 से जीता है, कोई 22,000 से जीता है, कोई 8,000 से चुनाव जीता है, वो लोग बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर बैटिंग करेंगे कैसे? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। या तो वो दल छोड़े, जैसे पहले चलन हुआ करता था कि भाई आरएलडी ने हाथ मिला लिया बीजेपी के साथ, मुस्लिम नेताओं ने छोड़ दिया, एंटी बीजेपी जो विचारधारा के लोग थे उन्होंने आरएलडी का साथ छोड़ दिया। फैसला तो अब है देखने का कि वो कहां स्टैंड करते हैं, कहां जाएंगे। तो आपका कहना है कि जो रालोद के विधायक हैं तो केवल रालोद को छोड़ दें? देखिए मैं कह रहा हूं कि आपने एक विचारधारा के विपरीत राजनीति किया हमेशा, और आप उसी विचारधारा के समक्ष बैठ गए जाके। तो सिद्धांतों की जो राजनीति करता है, जिसके सिद्धांत जिंदा हैं, वो फैसला क्या लेंगे मुझे देखने की बात तो ये है ना। अब मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं एंटी भाजपा राजनीति कर रहा हूं, मैं सिद्धांतों की राजनीति कर रहा हूं, मेरी विचारधारा अलग है, मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। अब जब मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे लोग उसी विचारधारा के अनुरूप तो प्यार करते हैं कि मैं भाजपा के खिलाफ रहा हूं। अब अगर मैं भाजपा में चला गया तो मेरे पास बचा क्या है? वो लोग मेरे थोड़ी रहेंगे जो भाजपा के खिलाफ मुझसे प्यार करते थे। तो कांग्रेस की विचारधारा क्या, आपने बात की विचारधारा की, कांग्रेस की विचारधारा क्या, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में? देखिए विचारधारा तो साबित है। राहुल गांधी जी पहले चले 3600 किलोमीटर देश को जोड़ने के लिए। कांग्रेस की विचारधारा तो यह है जुड़ना, तोड़ना नहीं। किसी हिंदू में, किसी मुसलमान में, किसी सिख में, किसी ईसाई में मतभेद नहीं होना चाहिए। धार्मिक आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव होना नहीं चाहिए। अगर आप एक विशेष वर्ग को राजनीतिक लाभ के लिए, अगर आप विशेष वर्ग की बात को मान रहे हैं, आप विशेष वर्ग को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इसलिए कि वो खुश होकर के आपको वोट देगा, तो आप तो देश को धकेल रहे हैं गड्ढे में। इसके परिणाम क्या होंगे? आपको परिणाम की चिंता नहीं है, आपको आज की गद्दी की चिंता है, आपको आने वाली गद्दी की चिंता है। तो आप सीधा सीधा तंज कस रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, तंज कसना भी चाहिए। जब हम राजनीति के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और हमारी बात लोग गंभीरता से ले रहे हैं, तो हमें सच को सच तो कहना चाहिए, हमें क्यों चुप रहना चाहिए? ये तो बात सोचने का विषय है। जयंत चौधरी को इंडिया गठबंधन से नहीं जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था उन्हें, मेरी राय में तो उन्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। उनका बहुत बड़ा कद होने वाला था और बहुत अच्छी तरीके से राजनीति कर भी रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या फैसला उन्होंने ऐसा लिया है, क्या दबाव उनके ऊपर था, ये समझ में नहीं आया। लेकिन इस दबाव के, अगर वो डर गए, अगर वो भी डर गए तो फिर कौन बचा? कोई भी नहीं बचा। अगर जयंत चौधरी भी दबाव में आ गए तो फिर दबाव तो किसी पे भी हो जाएगा। जयंत चौधरी एक मजबूत नेता है, मजबूत पार्टी है, उसके बाद भी ये दबाव में आ गए तो फिर तो कुछ नहीं। यूपी में जयंत चौधरी के अलावा कोई और दल ऐसा मजबूत नहीं मानते आप? आपका कहना है कि जयंत चौधरी दब गए तो और भी दब जाएंगे? देखिए जयंत चौधरी, मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा, कंपैरिजन नहीं कर रहा किसी से कि जयंत चौधरी का मुकाबला मैं समाजवादी से करूं या कांग्रेस का मुकाबला मैं समाजवादी पार्टी से करूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन में थे, मजबूत थे, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की।
यह है कहानी, और कुछ भी नहीं है। तो अब कितना यूपी में कितना मजबूत है इंडिया गठबंधन, क्या एनडीए को टक्कर दे पाएगा? हाँ बिल्कुल दे पाएगा, क्यों नहीं दे पाएगा। देखिए आरएलडी के साथ मैं आपको एक बात बताता हूं, आरएलडी के साथ आरएलडी का वोटर पूरा नहीं जाता। उन्होंने फैसले ले लिए सत्ता में बैठने के, अब आपका ढर्रा बताता है कि आप किस ढर्रे पे काम करोगे सरकार में बैठ करके, आपको सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं तो दुआ यही करता हूं कि चौधरी साहब को सम्मान मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो क्या समाज ठगा हुआ महसूस करेगा अपने आप को। तो क्या पब्लिक पे इसका प्रभाव पड़ेगा जो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है? देखिए प्रभाव, और रुक करेगी? देखिए प्रभाव तो हमारे ऊपर भी है, हम भी किसान बिरादरी साथ हैं, प्रभाव तो हमारे ऊपर भी है। चौधरी चरण सिंह को क्या वोट जो है वो एनडीए की ओर रुक कर पाएंगे लोग जो चौधरी चरण सिंह? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जाट समाज लड़ता है, लड़ना जानता है, मार्शल कौम है। अभी 13 महीने बॉर्डर पर दिखाए, सिंगू बॉर्डर पर दिखाए चौधरी नरेश टिकैत जी ने और राकेश टिकैत जी ने। किसान लड़ना जानता है, किसान अपनी खेती के लिए जान भी देना जानता है और देश के लिए भी लड़ना जानता है, देश के लिए मरना मिटना भी जानता है। ऐसा नहीं है किसान क्यों दबेगा, उसे तो सुबह को खेती करनी है, शाम को अपने घर आना है, वो कहीं की राजनीति में पड़ेगा। चौधरी कहता है कि मैं किसानों की राजनीति करता हूँ और किसानों के हक के लिए मैं एनडीए में शामिल हूँ। देखिए किसानों की राजनीति कर रहे हैं, अब आप सरकार में है, वक्त बताएगा आप किसानों के लिए क्या करेंगे। करिए, आप किसानों की राजनीति करिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अच्छी राजनीति तो राकेश टिकैत जी कर रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी वो जो है किसान यूनियन जो है टिकैत, वो तो राजनीतिक है, उससे अच्छी बात तो वही कर रहे हैं, मुद्दों की बात करते हैं। आज तक एमएसपी पे कानून नहीं बना, एमएसपी पे कुछ नहीं हुआ, राकेश टिकैत जी तो इसी बात को लेकर के बैठे हैं। भाई एमएसपी पे करो, आपने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया, आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। लेकिन मौजूदा हालात पे भी तो चर्चा करो कि मौजूदा हालात हैं क्या। मौजूदा हालात पर आप चर्चा नहीं कर रहे। आपने भारत रत्न दे करके आपने ये सोच लिया कि आपने किसान बिरादरी को खरीद लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। किसान बिरादरी आपका आभार व्यक्त करती है, हम भी करते हैं, लेकिन खरीद फरोख्त या किसी को दबाव में लेना भारत रत्न के जरिए ऐसा संभव नहीं है। तो यूपी में किन दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? देखिए अभी हमारा समाजवादी पार्टी है और आजाद समाज पार्टी है, और जो भी साथी और छोटे दल हैं जो भी आना चाहेगा साथ में, उनका स्वागत है।